नमस्कार, मैं हूं संतोष। सिटी न्यूज वैन रीवा की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आपका स्वागत है। प्रस्तुत हैं आज की मुख्य खबरें। अंधेरे में निकला खनिज अमला, 20 वाहनों को अवैध उत्खनन एवं परिवहन के चलते किया गया जब्त। शहर में लूट की घटनाओं को अंजाम देने वाले गिरोह का पुलिस ने किया पर्दाफाश। विंध्य के सबसे बड़े अस्पताल संजय गांधी में मरहम पट्टी के अभाव के चलते नहीं हो पा रही मरीजों की ड्रेसिंग। खबरें अब विस्तार से। अंधेरे में निकला खनिज अमला, 20 वाहनों को किया गया जब्त। अवैध उत्खनन और परिवहन कारोबारियों में मचा हड़कंप। सीमेंट फैक्ट्री की खदानों में भी की गई कार्यवाही। हवाई पट्टी की जमीन से मिट्टी चोरी करते पकड़ी गई जेसीबी मशीन। आपको बता दें कि अवैध उत्खनन पर नियंत्रण के लिए विभागीय अधिकारी देर रात सड़कों पर उतरे और अलग अलग स्थानों में दबिश देकर 2 दर्जन वाहन जब्त किए गए। इस कार्यवाही से खनिज कारोबारियों में हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि कलेक्टर मनोज पुष्प के निर्देशन पर खनिज अधिकारी रत्नेश दीक्षित, खनिज निरीक्षक वीर सिंह ने स्टाफ के साथ देर रात 10 बजे से कार्यवाही शुरू की। बनकुइयां, कौवाढान, रिंग रोड बाईपास, गोविंदगढ़ से 20 हाईवा ट्रक जब्त किए गए। इनमें रेत व मिट्टी लोड थी, जिसका नियम विरुद्ध तरीके से परिवहन किया जा रहा था। कार्यवाही की भनक लगते ही कुछ वाहन चालक खनिज लोड गाड़ियां गांव के रास्तों में छिप गए। खनिज टीम पूरी रात सड़कों पर घूमती रही। सुबह 5 बजे तक कार्यवाही चली और 6 वाहनों को गोविंदगढ़ थाने में खड़ा कराया गया। खनिज संपदा का अवैध परिवहन रात के समय किया जा रहा था, जिसकी लगातार शिकायत मिल रही थी। फलस्वरूप खनिज विभाग ने देर रात कार्यवाही की। सभी वाहनों को जब्त कर जुर्माने की कार्यवाही की जाएगी। खनिज विभाग ने सीमेंट प्लांट की खदानों में अवैध उत्खनन पर भी कार्यवाही की। यहां पर अवैध उत्खनन की शिकायत मिलने पर खनिज अमले ने दबिश दी तो एक पोकलेन मशीन को जब्त किया गया। खनिज संपदा का अवैध परिवहन करने वाले 4 ट्रैक्टरों को भी जब्त किया गया है। सीमेंट प्लांट की खदानों से लगातार अवैध उत्खनन पर खनिज विभाग द्वारा कार्यवाही की जा रही है और अभी तक 2 दर्जन से अधिक वाहनों को यहां से जब्त किया गया है। आपको बता दें कि एयरपोर्ट की जमीन पर भी अवैध रूप से खनन करते एक जेसीबी मशीन को जब्त किया गया है। एयरपोर्ट के लिए प्रस्तावित भूमि से चोरी छिपे मिट्टी का उत्खनन किया जा रहा था, जिसकी शिकायत मिलने पर खनिज विभाग ने राजस्व अधिकारियों की मदद से कार्रवाई करते हुए जेसीबी मशीन को भी जब्त किया गया है। उक्त उत्खनन किसके इशारे पर हो रहा था, इस बात का पता लगाया जा रहा है। प्रस्तुत है रीवा कलेक्टर मनोज पुष्प से प्राप्त जानकारी के अंश। की कार्रवाई हुई है, कई मशीनें जब्त की है, क्या है? ये एक विशेष अभियान लगातार चलाया जा रहा है। फाइनेंशियल ईयर भी समापन पे है और जहाँ पर भी अवैध उत्खनन की सूचनाएं मिल रही थी या जिस रूट से ओवरलोडेड गाड़ियां जाने की सूचना मिल रही थी, तो हम लोगों ने पिछले सप्ताह भी इस तरह की कार्रवाई की थी और अभी कल और परसों भी इसकी कार्रवाई की है। ये कार्रवाई लगातार चलती रहेगी ताकि अवैध उत्खनन करने वालों पे और जो ओवरलोडेड गाड़ियां चल रही हैं, जिसके कारण न केवल रोड की क्वालिटी ख़राब हो रही है बल्कि एक्सीडेंट की संभावनाएं भी बनती रहती है। तो हम लोग लगातार इस पे कार्रवाई कर रहे हैं और हम न केवल रीवा ज़िला बल्कि जिन ज़िलों से ये वाहन आते हैं ओवरलोडेड होके, उनके भी जो प्रशासन है उनके संपर्क में है और पुलिस, माइनिंग और आरटीओ जो भी अलाइड विभाग है, इन सब की संयुक्त टीम लगातार इस पर काम करती रहेगी। कुछ मशीनें भी जब्त हुई। तीनों जो कार्रवाइयाँ हमने की है उसमें जेसीबी भी जब्त हुई हैं, कुछ हाईवा भी हुए हैं और गाड़ियाँ भी जब्त हुई हैं। जो भी बॉर्डर एरिया है और जहाँ से ये गाड़ियाँ आती हैं, इसके अलावा ज़िले के भीतर जहाँ भी अवैध गिट्टी या रेत के उत्खनन करने की सूचनाएं मिल रही है, वहाँ पर हम लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। आगे भी कार्रवाई होती रहेगी। संजय गांधी अस्पताल में मरहम पट्टी के अभाव में मरीज हो रहे संक्रमण का शिकार। बताया जा रहा है कि बीते 5 दिनों से अस्पताल में रुई पट्टी एवं दवा की कमी होने से मरीजों का इलाज नहीं हो पा रहा है। आपको बता दें कि संजय गांधी अस्पताल के ऑर्थोपेडिक वार्ड में कई ऐसे मरीज हैं जिनकी ड्रेसिंग तकरीबन 4 दिनों से नहीं हुई है। आपको बता दें कि इसमें 2 मरीज ऐसे थे जो सीधी टनल बस दुर्घटना में घायल हुए थे। इनके परिजनों का कहना है कि घटना दिवस मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा अस्पताल में आकर अच्छे से अच्छा इलाज कराने का वादा किया गया था, लेकिन अस्पताल में 4 दिनों से घायल की ड्रेसिंग नहीं हुई है। वार्ड में कचरे का अंबार है और मरीजों में संक्रमण का खतरा मंडरा रहा है। आपको बता दें कि स्टॉक में कमी और ट्रांसपोर्टेशन के कारण उपचार के लिए पट्टी, मरहम एवं दवा नहीं आ पा रही है, लेकिन वार्ड में जिस तरह से जलभराव, कचरे का अंबार है, तो शायद यहाँ के जिम्मेदार अधिकारी उसे ठीक कर सकते हैं, जिससे मरीजों को संक्रमण न हो।
बताया ये जा रहा है कि कुछ ऑपरेशन भी इसी कारण रोक दिए गए कि अस्पताल में उपचार के लिए संसाधनों की कमी आ चुकी है। मरहम पट्टी जैसी छोटी चीज भी अस्पताल में नहीं है। वार्ड के अंदर गंदगी को देखकर मरीज अपने खड़े होने तक की जगह ढूंढ रहे हैं। बैठने के लिए स्थान नहीं है क्योंकि अंदर जलभराव की स्थिति निर्मित है। इलाज के लिए मरहम पट्टी नहीं है। अब गरीब मरीज अस्पताल प्रशासन से क्या कहे। वो इंतजार कर रहा है जब यहाँ की व्यवस्था में सुधार होगा और उनका इलाज शुरू होगा। उन्हीं में सीधी टनल बस दुर्घटना के घायल शिवम कोल और कुहू कोल भी शामिल हैं, जो बार बार प्रदेश के मुखिया की बातों को याद कर रहे हैं। प्रस्तुत है अस्पताल में भर्ती मरीजों के परिजनों से प्राप्त जानकारी के अंश। नाम बाबूलाल। ये किसको भर्ती कराए हैं यहाँ पे? अपने नाती का बिटिया का क्या भर्ती। घटना हो गई थी, कहाँ पे ये मोहनिया कैनाल पर क्या हुआ था? बस में। तो अभी क्या समस्या आ रही है पट्टी? अब समस्या होगा, एक गोड़ में प्लास्टर पक्का चढ़ चुका है, एक गोड़ में भी कच्चा है। 4 दिन से ड्रेसिंग नहीं हुई। क्या वजह है? वो बोला जाता है कि पट्टी नहीं है, इसलिए नहीं हो रहा। पर किसी की भी पट्टी नहीं हो रही? केव नहीं हो लगी। वही बस हादसे में इसमें बस वाले हाँ दो जन वो बचे, ये शिवम और कुहरू, 2 जन वो बस वाले बचे, वो क्यों नहीं, सब चले गए। हमारा नाम है राजकुमार कोल। ये जो मरीज है आपके का नाम उनका? ससुर है हमारे, कुहरू कोल। ये काहे में घायल हुए थे? बस में टनल के पास। टनल के पास जो दुर्घटना हुई तो इनका क्या होगा, क्या इलाज क्यों नहीं हो पा रहा है? इलाज सर हो गया, बोले कि 4 दिन अभी पट्टी नहीं है तो उसका ट्रीटमेंट नहीं हुआ। 4 दिन से पट्टी खत्म है? जी सर। कोई पट्टी नहीं है, इसलिए वो ड्रेसिंग नहीं हो पा रही। ड्रेसिंग नहीं हो पा रही। यहाँ हम आपके पास उस दिन घटना के दिन मुख्यमंत्री जी भी आए थे और कहते अच्छे से अच्छा इलाज करेंगे, तो क्या आपको लगता है कि इलाज हो पाएगा या फिर कहीं और लेके जाना पड़ेगा? बोले थे सर, तो कर नहीं रहे, बोले पट्टी नहीं है, बोले थे इलाज के लिए, तो बोले थे जी। उसी में से जो लोग 14 लोग मर गए तो वही बस हादसे 11 आदमी 11 लोग खत्म हो गए, तो उसी में से ही घायल हुए? जी सर। निवासी कहाँ के रहने वाले हैं? बागड़ का। ये बच्चे की पट्टी उट्टी नहीं हो पा रही, क्या आपको? वही नहीं हो पा रही, आज ऑपरेशन होना था तो नहीं हुआ। आप बताएं 4 दिन से ड्रेसिंग नहीं हुई क्यों? हाँ वही 4 दिन से तो ड्रेसिंग हो ही नहीं रही, पट्टी नहीं थी। पट्टी खत्म है। ये स्टाफ या डॉक्टर क्या बता रहे हैं? बोल रहे हैं पट्टी नहीं है, तो क्या करें? अब क्या करेंगे आप? अब क्या करें, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। पट्टी नहीं होगी, इन्फेक्शन होने का भी डर है, फिर कैसे काम है? फिर क्या करें, वही मुसीबत है। आज 8 बजे से परेशान है, वहाँ पर ऑपरेशन हॉल में ताक के बैठा हूँ, कुछ नहीं हो पा रहा है। पट्टी नहीं हुई 4 दिन से, ऐसा बता रहे थे। 11 तारीख को ऑपरेशन हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, ऐसे पट्टी बांध दिए हैं, ड्रेसिंग तो ऐसे ही है। ड्रेसिंग के लिए क्या कहते हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं? बोल रहे हैं सप्लाई में ड्रेसिंग नहीं है, पट्टी नहीं आई है। पट्टी नहीं सप्लाई है, कब आएगी ये नहीं बता रहे? नहीं बता रहे हैं, बोलती हूँ कि सर पट्टी कब होगी, ड्रेसिंग तो बोल रहे हैं सप्लाई में ड्रेसिंग अभी नहीं है। क्या नाम है आपका? शिवानी सिंह। क्या नाम है आपका? सनत मिश्रा। किसको भर्ती कराए यहाँ पे? बड़े भैया को, सुनील दुबे। किस तरीके की व्यवस्था है यहाँ पे? व्यवस्था तो सर बेकार है, सब कुछ पूरे हार गंदगी फैली हुई है। पानी पूरे आप चलिए देख लीजिए, A to Z। अभी जब से आए तो पूरा पैर और सब भीगा हुआ है। पूरे डॉक्टर के रूम में पानी, पूरे मरीजों के रूम में पानी, कहीं बेड की व्यवस्था भी नहीं है, कुछ भी नहीं है सर। हाँ जी, पूरी गंदगी एकदम, गुटका उटका हर चीज़ अंदर ही है सर। अभी क्या इसकी शिकायत की आपने किसी डॉक्टर से? नहीं, हम तो सबसे बोल चुके, गार्ड वार्ड से सबसे, कोई मना कर रहे हैं, बोले यहाँ पे स्वीपर सुबह शाम आते हैं सर। शहर में बढ़ते अपराधों पर लगाम लगाने पुलिस ने निकाला हाका। शहर में संचालित हुक्का बारों एवं युवाओं को एकत्रित होने वाले ठिकानों पर पुलिस ने दी दबिश। नशाखोरी करते मिले युवा एवं किशोर। आपको बता दें कि शहर में बिना लाइसेंस के चल रहे हुक्का बारों और युवाओं के एकत्रित होने वाले ठिकानों पर रीवा पुलिस ने शहरी क्षेत्र के समस्त थाना प्रभारियों के साथ मिलकर दबिश दी है। इस दौरान मौके पर युवकों की भीड़ एकत्रित मिली है। पुलिस द्वारा इन सभी युवकों को समझाइश देने के साथ ही संचालकों को हिदायत दी गई है। आपको बता दें कि इसके पूर्व भी शहर के कई गैर लाइसेंसी हुक्का बारों में पुलिस द्वारा दबिश दी जा चुकी है। इसके बावजूद भी चोरी छुपे हुक्का बार चलाए जा रहे हैं।
इसी की सूचना पर पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन के निर्देशन पर नगर पुलिस अधीक्षक शिवाली चतुर्वेदी द्वारा शहरी क्षेत्र के समस्त थाना प्रभारियों के साथ मिलकर आज कई स्थानों में दबिश दी गई। इस पूरी कार्रवाई को लेकर सीएसपी ने बताया कि सबसे पहले इंदिरा नगर में दबिश दी गई, जहां चोरी छुपे युवाओं की भीड़ एकत्रित थी और यहां नशे का सेवन किया जाता था। मौके पर जब पुलिस पहुंची तो यहां बड़ी संख्या में नाबालिग, किशोर और युवक मिले, जिन्हें मौके पर ही समझाइश दी गई। साथ ही इसे संचालित करने वाले संचालक को भी हिदायत दी गई। उन्होंने बताया कि इसके अलावा शहर के कुछ अन्य स्थानों में दबिश दी गई, जहां चोरी छुपे हुक्का पिलाए जाने की जानकारी मिली थी। साथ ही जहां नाबालिग और युवक वहां बैठकर नशे का शौक पूरा करते थे, उन्होंने बताया कि ऐसे ही स्थानों पर युवाओं की भीड़ एकत्रित होती है और नशा करने वाले युवक अपराध करते हैं। सीएसपी शिवाली चतुर्वेदी ने कहा कि हमारी परिजनों से अपील है कि अपने बच्चों का ध्यान रखें, वो घर से निकलने के बाद कहां जाते हैं इसकी भी जानकारी रखें, क्योंकि आज के किशोर और युवा वर्ग तेजी से नशे की चपेट में आ रहे हैं। प्रस्तुत है सीएसपी शिवाली चतुर्वेदी से प्राप्त जानकारी के अंश। जी हाँ, वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन पर हमारे थाना प्रभारियों द्वारा और हमारे थाने की स्टाफ द्वारा कार्रवाइयाँ की गई हैं इसमें। और इसमें जहाँ जहाँ पर लड़कों का जमावड़ा लगता था, काफ़ी जगह से सूचनाएं आ रही थी कि यहाँ बैठ के नशा करते हैं, तो हम लोगों ने जाके वहाँ पर चेक किया, सर्च किया। उसमें बहुत मात्रा में नाबालिग लड़के भी पाए गए हैं, जिनको मौके पर समझाइश भी दी गई है और परिजनों को बुलाकर उनको सुपुर्द भी किया गया है। और साथ ही जो दुकान संचालक हैं इस प्रकार के, उन पर कार्रवाई भी की गई है। पहले भी कुछ कार्रवाई की गई थी? जी हाँ, ये कार्रवाइयाँ पहले भी की गई हैं और अभी भी वर्तमान में जारी हैं और इस तरह की कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। रीवा शहर में लगातार ऐसे सुट्टा बार खुले हैं, वहाँ मतलब खुलेआम ऐसे किए जाते हैं गांजा वगैरह हर जगह। जी हाँ, इस पर हम लोग कार्रवाइयाँ कर रहे हैं और आगे जहाँ भी सूचना मिलती है वहाँ पर भी हमारी टीम जाएगी। और इसमें मैं अपील भी करना चाहूँगी, रीवा की जो जनता है वो अपने बच्चों का खास ख्याल रखें। आजकल नाबालिग बच्चे बहुत ज़्यादा नशे की गिरफ्त में आ रहे हैं, तो पेरेंट्स या गार्जियन जो भी हैं वो अपने बच्चों के बारे में जानकारी रखें कि वो रात के समय में कहाँ जाते हैं, किन दोस्तों से मिलते हैं, कैसी उनकी संगत है, क्योंकि नशे की लत फिर एक तह तक उसको अपराधी बना के ही छोड़ती है। और इससे न केवल माता पिता को नुकसान होता है बल्कि समाज को भी नुकसान भुगतना पड़ता है। ये हक अभियान कहाँ निकाला गया? ये इंदिरा नगर, शारदापुरम, पोखरी टोला, समान तिराहा, सिरमौर चौराहा इत्यादि स्थानों पर निकाला गया था। लगातार कार्रवाई कर रही है। जी हाँ। शहर में लूटपाट करने वाले गिरोह का पुलिस ने किया खुलासा। सिविल लाइन एवं समान थाना क्षेत्र में हुई लूट की घटना के 2 आरोपी हुए गिरफ्तार। आपको बता दें कि आए दिन रीवा शहर में हो रही लूटपाट एवं रहजनी की घटनाओं पर नकेल लगाने के लिए पुलिस द्वारा आरोपियों का पता लगाने के लिए सक्रिय रूप से कार्य किया जा रहा है, जिसके चलते विगत दिनों शहर में हुई लूट की घटना को अंजाम देने वाले दिव्यांशु उर्फ जॉन्डी पिता आनंदीलाल वर्मा उम्र 19 वर्ष ग्राम गहिरा थाना गोविंदगढ़ एवं ओम प्रकाश पटेल उर्फ भोले पिता बृहस्पति पटेल उम्र 19 वर्ष ग्राम गहिरा थाना गोविंदगढ़ को गिरफ्तार किया गया। उनसे पूछताछ की गई। आपको बता दें कि विगत 10 मार्च को फरियादिया महिला ने थाने में रिपोर्ट लिखाई थी कि दोपहर 3:30 बजे जब वो ऑटो में बैठकर रेलवे स्टेशन जा रही थी, तभी ढेकहा तिराहे के पास 2 मोटरसाइकिल सवार महिला का पर्स छीनकर भाग निकले, जिसमें 80,000 रुपए नगद सहित अन्य दस्तावेज पर्स में रखे थे। पुलिस द्वारा सीसीटीवी एवं साइबर सेल की मदद से जांच को आगे बढ़ाया गया, जिसमें मुखबिरों की सूचना के माध्यम से उक्त दिव्यांशु उर्फ जॉन्डी एवं ओम प्रकाश उर्फ भोले को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनके कब्जे से एक मोटरसाइकिल, वीवो कंपनी के 2 नग मोबाइल फोन एवं 58,500 रुपए नगद तथा महिला का पर्स व कागजात बरामद किए गए हैं। इसी के साथ ही समान थाना क्षेत्र की अन्य लूट की 3 घटनाओं को कारित करना उन्होंने कबूल किया है, जिसका खुलासा पुलिस कंट्रोल रूम में डीआईजी नवनीत भसीन द्वारा किया गया। आज जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारी टीम ने कुछ ऐसे अपराधियों को राउंड अप किया है जो पिछले कुछ दिनों से शहर में बैग छीनने, मोबाइल छीनने ऐसी वारदातों में शामिल थे। इनके लिए पहली घटना के पश्चात से ही लगातार प्रयास किए जा रहे थे। उसके पश्चात जब बाकी अन्य घटनाएं और प्रकाश में आई तो उन सबको सीरीज़ क्रम में जोड़ के देखा गया और इसमें लगातार हमारे जो थाना का स्टाफ है उसने विभिन्न सीसीटीवी कैमरेज और विभिन्न मुखबिर जो उनके संपर्क में थे उनको भी एक्टिवेट किया और अंत में
साइबर सेल की टीम का भी रोल रहा और फाइनली पूरी टीम ने अच्छा काम करते हुए 2 आरोपियों को पकड़ा है। इनसे हमारी 4 घटनाएं अभी लूट की ट्रेस हो गई हैं, जिसमें एक ऑटो से महिला का बैग छीनने के अलावा बाकी अन्य 3 घटनाएं समान थाने की भी हैं। अभी आरोपी जो हैं उनमें से एक व्यक्ति जो है वो बाल अपचारी भी रहा है। उसके पूर्व में उस दौरान 4 अपराध थे, वर्तमान में भी 4 अपराधों में वो शामिल रहा है और हम लोग अभी लगातार उनसे पूछताछ कर रहे हैं कि उनके साथी कुछ और हों या अन्य कोई घटनाओं में उनकी उपस्थिति हो। इसको लेके भी अभी हमारी टीमें लगातार पूछताछ कर रही हैं। आरोपी कहाँ के रहने वाले सर, किस तरह से? गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं आरोपी और उनमें से एक आरोपी अभी कुछ दिनों पूर्व लौट के आया है, बाहर नौकरी करता था ऐसा उसने बताया है। जहाँ पर वो काम करता था हम लोग एक बार उस ज़िले में भी संपर्क करेंगे कि वहाँ कहीं कोई घटनाक्रम तो ऐसा नहीं है जिसके चलते ये लगातार 2-3 महीने से रीवा में थे और अभी पूछताछ शुरू हुई है तो उसमें भी समय लगेगा इन्वेस्टिगेशन में और जो भी फैक्ट्स और चीज़ें सामने आएंगी आपको हम लोग कल भी शेयर करेंगे। इनका पुराना भी कोई अपराधी रिकॉर्ड रहा? मैंने आपको बताया कि जब वो नाबालिग थे तो 4 उनके अपराध थे और उसके पश्चात अभी जो वर्तमान में जो अपराध आपको दिख रहे हैं, एक सिविल लाइन और 3 समान के, कुल 4 अपराध अभी के हैं। आजादी के अमृत महोत्सव पर माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय में कार्यशाला एवं चित्र प्रदर्शनी आयोजित की गई। प्रदर्शनी का शुभारंभ मुख्य अतिथि प्रोफेसर केजी सुरेश के द्वारा फीता काटकर किया गया। आपको बता दें कि रीवा के माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय में आयोजित 2 दिवसीय आजादी का अमृत महोत्सव पर केंद्रित मल्टीमीडिया चित्र प्रदर्शनी केंद्रीय संचार ब्यूरो भोपाल एवं सूचना कार्यालय भोपाल के द्वारा 2 दिवसीय 15 एवं 16 मार्च तक आयोजित किए जाने वाली भव्य चित्र प्रदर्शनी का विधिवत शुभारंभ किया गया। प्रदर्शनी का शुभारंभ मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित कुलपति माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय भोपाल प्रोफेसर केजी सुरेश के द्वारा फीता काटकर किया गया। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि के रूप में अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा के कुलपति प्रोफेसर राजकुमार आचार्य एवं पूर्व मंत्री मध्य प्रदेश शासन पुष्पराज सिंह, कलेक्टर मनोज पुष्प एवं पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन, सूचना कार्यालय भोपाल के अपर महानिदेशक प्रशांत पाठरावे, विजुअल स्टोरी टेलर रायपुर से डॉक्टर तबीना अंजुम सहित अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। इसी कड़ी में दूसरे सत्र में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और पत्रकारिता राष्ट्रीय संगोष्ठी का भी आयोजन किया गया, जिसमें कार्यक्रम के आरंभ में अतिथियों द्वारा माखनलाल चतुर्वेदी जी एवं मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन कर छात्राओं द्वारा सरस्वती वंदना के बाद कार्यक्रम के अतिथियों का स्वागत किया गया। पत्र सूचना कार्यालय भोपाल के एडीजी प्रशांत पाठरावे द्वारा कार्यक्रम की रूपरेखा रखी गई तथा डॉक्टर तबीना अंजुम आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर इस कार्यशाला के महत्व पर अपने विचार रखे। पुराने समय के दृश्यों को देखकर आज़ादी के अमृत महोत्सव की कहानी को आमजन तक पहुंचाने का ये कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूर्व मंत्री पुष्पराज सिंह ने आज़ादी के अमृत महोत्सव पर लगी प्रदर्शनी के बारे में पूरी बारीकी से जानकारी दी। प्रस्तुत है प्राप्त जानकारी के अंश। शुरू हुआ लगभग उसी सन काल में और वो हिंदी का कलकत्ता से पहला अखबार माना गया, उड़ंत मातंग। लेकिन महाराज काला काकर या कहा जाए राजा काला काकर अपने निजी खजाने से, अपने निजी कोष से इस अखबार को निकलवाते थे और उसमें स्वाधीनता की बात करते थे। वहां पर जो आंदोलन हो रहा था उनको राजकोष से धन भी दिया जाता था। मैंने उस अखबार की प्रिंट को देखा और उसके मशीन को देखा। उस समय सिंगल सिलिंड्रिकल मशीन चलती थी, राइट? फिर उसके बाद डबल सिलिंड्रिकल हुई, उसके बाद आपकी मैकेनिकल युग में हम प्रवेश करें। तो उन्होंने वो एक तहखाने में रखी थी ताकि ब्रिटिशर्स उसको देख ना सके और चुपके चुपके वो पूरा काम होता रहे। रीवा से भी एक अखबार निकला जिसको हमारे परिवार ने भी मदद की। वहां से ये कहानी वो फिर चाहे एनआईपी में नॉर्दर्न इंडियन पत्रिका के बारे में बात करें, चाहे और बहुत सारे अखबारों के बारे में बात करें। लेकिन हैविंग सेड दिस, ये सब कहने के बाद
मैं एक बात को कहना चाहूँगा जिसका आगाज आदरणीय हमारे भोपाल में विराजे इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग डिपार्टमेंट के हमारे प्रकाश साहब ने कहा और उन्होंने किया कि किस प्रकार से आज जो वर्नाकुलर प्रेस चला, आज हम लोग लगभग भूल गए। डिजिटल के आने के बाद, डिजिटल रेवोल्यूशन के आने के बाद हम लोग लगभग भूल गए। लगता है कि शिक्षा तो बहुत ज़रूरी है। आपने पत्रकारिता करने से पहले अगर 1 या 2 साल का एक इंटेंसिव कोर्स किया हो पत्रकारिता में, तो पत्रकारिता के बेसिक मूल्य जो हैं वो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगे। और पत्रकारिता का रोल जो होता है प्रिंट मीडिया में और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी, वो समझ में आएगा। ये जो प्रदर्शनी है माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय रीवा परिसर में आयोजित किया जा रहा है प्रेस सूचना कार्यालय के समर्थन में। और इस सहयोग के साथ हमने इसलिए किया है क्योंकि एक तो यहाँ के हमारे पत्रकार जो भविष्य के पत्रकार हैं उनको हम यहाँ तैयार कर रहे हैं। उनको पता होना चाहिए हमारा गौरवशाली इतिहास क्या है। रीवा के जो नागरिक हैं, यहाँ के विद्यार्थी हैं, इनको भी पता चले कि हमारा जो इतिहास क्या रहा है, हमारे गौरवशाली जो इतिहास है, ताकि उनको ऊर्जा मिल सके अपने भविष्य में जो है समाज और राष्ट्र के लिए कुछ करने के लिए। शिरोमणि मां कर्मा जयंती पर साहू समाज ने शहर में निकाली वाहन रैली। आज और कल आयोजित किया जाएगा 2 दिवसीय महोत्सव। रीवा में साहू समाज के द्वारा मां कर्मा जयंती पर 2 दिवसीय महोत्सव आयोजित किया गया। महोत्सव के पहले दिन आज शहर में वाहन रैली निकालकर इसका शुभारंभ किया गया। ये रैली बैजू धर्मशाला से शुरू होकर पूरे शहर का भ्रमण करते हुए धोबियाटंकी पहुंची, जहां रैली का समापन किया गया। बताया गया है कि महोत्सव के दूसरे दिन 17 मार्च को कृष्णाराज कपूर ऑडिटोरियम में जबलपुर की भजन गायिका प्रीति सरगन प्रस्तुतियां देंगी, जिसमें समाज के बच्चे भी सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। शहर में महोत्सव के शुभारंभ अवसर पर निकाली गई वाहन रैली में राष्ट्रीय मंत्री तैलिक साहू राठौर महासभा नरेंद्र साहू, सूरज राठौर सहित अन्य लोग शामिल हुए। इस दौरान संगठन के अध्यक्ष बंसी साहू ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी मां कर्मा जयंती के अवसर पर सर्वप्रथम आराधना कर्मा की पूजा अर्चना के बाद हमारे समाज के वरिष्ठ समाज सेवी रामपुर नगर परिषद अध्यक्ष राजकुमार साहू, पूर्व महापौर वीरेंद्र गुप्ता, कमलेश सचदेवा, शरद साहू, दयाराम साहू, रमेश साहू, जगन्नाथ साहू, धनवान साहू, उमाशंकर साहू, शारदा साहू, परमजीत सिंह डंग, संजीव गुप्ता, प्रकाश केसरिया, चंदन कशवाहा, अन्नू साहू, सूर्यभान साहू हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किए। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए साहू युवा संगठन के अध्यक्ष बंसीलाल साहू ने बताया कि 16 मार्च को विशाल वाहन रैली बैजू धर्मशाला से हजारों वाहनों के साथ शुरू होकर खन्ना चौराहा, प्रकाश चौराहा, शिल्पी प्लाजा, कॉलेज चौराहा, सिरमौर चौराहा, मैया हॉस्पिटल चौराहा होते हुए धोबियाटंकी में एकता और शांति का परिचय देते हुए कार्यक्रम समापन पश्चात प्रकाश साहू और उसके साथियों द्वारा प्रसाद का वितरण किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से उपस्थित रहे जिलाध्यक्ष साहू समाज बंसीलाल साहू, संरक्षक विनय साहू, रामप्रसाद साहू, रमेश साहू, शेरा साहू, मनीष साहू, अनिल साहू, दिनेश साहू, बबलू, अरुण साहू, अजय साहू, रमेश राठौर, राजेश साहू, विजय शाह सहित समाज के अन्य लोग उपस्थित रहे। प्रस्तुत है कार्यक्रम की एक झलक। डॉक्टर प्रभाकर चतुर्वेदी बने रेड क्रॉस के नए चेयरमैन। नई कार्यकारिणी का हुआ गठन, 28 सदस्य हुए शामिल। वाइस चेयरमैन के रूप में डॉक्टर AK खान एवं डॉक्टर राजेश सिंह को मिली जिम्मेवारी। आपको बता दें कि कलेक्टर मनोज पुष्प द्वारा भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी रीवा की नई कार्यकारिणी का गठन किया गया है, जिसमें 28 सदस्य शामिल हुए हैं। समिति के चेयरमैन डॉक्टर प्रभाकर चतुर्वेदी को बनाया गया है। यही समिति का वाइस प्रेसिडेंट के रूप में जयंत खन्ना को कलेक्टर द्वारा मनोनीत किया गया है। कलेक्टर द्वारा प्रभाकर चतुर्वेदी को रेड क्रॉस का नया चेयरमैन बनाया गया है। इसके अतिरिक्त वाइस चेयरमैन के रूप में AK खान एवं डॉक्टर राजेश सिंह
सचिव डॉक्टर विनोद कुमार श्रीवास्तव, सह सचिव डॉक्टर हर्ष सिंह परिहार एवं कोषाध्यक्ष श्री प्रशांत जैन को बनाया गया है। इस तरह सभी वर्गों से सदस्यों को शामिल करते हुए 28 सदस्यीय कार्यकारिणी एवं प्रबंध समिति गठित की गई, जिसमें कार्यकारिणी के सदस्यों में डॉक्टर SK श्रीवास्तव, डॉक्टर सुशील त्रिपाठी, प्रोडक्ट कनौजिया, डॉक्टर BK शर्मा, श्री NPS परिहार, SDM त्रिपाठी, श्री सुनील सिंह, UB तिवारी, डॉक्टर आशुतोष अग्रवाल, वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील तिवारी, वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर KK परोहम, डॉक्टर मनोज इंदुलकर, डॉक्टर सत्या तिवारी, डॉक्टर BN त्रिपाठी, श्रीमती भारती शर्मा, श्रीमती सीमा अग्रवाल, डॉक्टर अजीत सिंह, श्री मुकुंद मिश्रा, डॉक्टर आदित्य तिवारी चुने गए हैं। साथ ही शासकीय अधिकारियों को पदेन रेड क्रॉस के कार्यकारिणी सदस्य बनाया गया, जिसमें मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला महिला बाल विकास अधिकारी, उप संचालक रोजगार अधीक्षक, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एवं जिला शिक्षा अधिकारी को नई कार्यकारिणी का पदेन सदस्य बनाए गए हैं। पदाधिकारियों को रेड क्रॉस के सेवा हेतु शपथ दिलाई गई। रेड क्रॉस के कार्यों में गति प्रदान करने के लिए कलेक्टर श्री मनोज पुष्प ने कहा कि रेड क्रॉस अपनी समस्त सेवा क्षेत्रों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेगी एवं जनहित के कार्य संचालित करेगी। साथ ही रेड क्रॉस के सेवा कार्यों में प्रशासनिक स्तर से मेरा समस्त विभागों का पूर्ण सहयोग रहेगा। प्रस्तुत है रेड क्रॉस के नए चेयरमैन डॉक्टर प्रभाकर चतुर्वेदी से प्राप्त जानकारी के अंश। ये ईश्वरीय कार्य है और ईश्वर इसके लिए समय भी निकालता है, मदद भी करता है, बल भी देता है, बुद्धि भी देता है। इन सब कामों के लिए टाइम मैनेजमेंट की आवश्यकता होती है, इसलिए सुबह जगना, सुबह से लेकर शाम तक के सारे कार्यक्रम उनको व्यवस्थित करना, उनके बारे में सोचना, उनके बारे में एक दिन पहले हमें कल क्या काम करना है उसके लिए हम अपना समय व्यवस्थित कर लेते हैं, उसी हिसाब से उस काम को करते हैं। और मेरा प्रयत्न ये रहता है कि अधिक से अधिक जो समय मिले उस कार्य को करूं। सोने का समय 12 से 4 बजे तक ही है, लेकिन से सुबह 4 बजे से लेकर और 11 साढ़े 11 बजे तक हमारे जो नित्य नैमित्तिक कार्य हैं, हमारे चिकित्सालय के काम हैं, हमारे व्यक्तिगत काम हैं, हमारी समाज सेवा के कार्य हैं, सबको अलग अलग भागों में विभक्त करके उनको कितना समय देना, कितना उसके लिए हमको व्यवस्था देना और कहाँ कहाँ किस तरह किस समय पर जाना। अस्पताल का हमारा जो समय है उसको लगभग छोड़कर मैं उस मैनेजमेंट के माध्यम से उस समय का जो मैनेजमेंट होता है, समय को जो व्यवस्थापन है, उस दृष्टि से पूरा काम करते हुए और अपने सभी दायित्वों का मैं निर्वहन करता हूँ। डॉक्टर साहब, ऐसा ही लगता है कि परिवार के लोग फिर आपसे कभी कभी नाराज हो जाते होंगे जब आप कहते सुबह से लेकर शाम तक आप समाज सेवा में लगते और आपकी क्लिनिक में भी सफ़र होता है, मरीजों को भी तकलीफ होती है, इसके बारे में क्या कहें? निश्चित रूप से ऐसे अवसर आते हैं, लेकिन बहुत कम आते हैं, क्योंकि हमारी जो तीसरी पीढ़ी है, हमारे जो पोता पोती हो बड़े बड़े हो गए। हमारी पोती PhD कर रही है, पोता मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा है, एक और पोस्ट ग्रेजुएशन में कर रही है हमारी पोती। तो ये सब बड़े और समझदार लोग हैं और लगभग इनकी वृत्ति प्रवृत्ति भी हमारी पोता पोती हैं तो हमारी तरह ही है। तो इनको ध्यान में है कि बाबा जी जो काम कर रहे हैं इसके लिए इनको एक श्रेष्ठ कार्य है, ईश्वरीय कार्य है, दैवी कार्य है, इनको हम लोगों को सहयोग करना चाहिए, मदद करना चाहिए। तो ज़रूर छोटे छोटे हमारे पोते हैं, छोटे वाले बेटे के, जो हमारा बेटा प्रोफेसर है और बहू भी प्रोफेसर है, डॉक्टर प्रोफेसर हैं, भोपाल में हैं। तो वो ने 2 पोतों के लिए कभी कभी मैं समय निकाल करके उनके बीच में पहुंचता रहता हूं, या जब कभी वो रीवा भी आते हैं तो मैं उनके लिए समय निकालता हूं। मैं उन दिनों 1-2 रोज़ के लिए अपने सभी कामों को लगभग कम कर देता हूं, उनके साथ आने जाने घूमने का अवसर मिले। मेरी धर्मपत्नी ज़रूर ताना वाना कभी कभी ऐसे मारती रहती हैं, दिन रात यही करते रहते हैं, क्या करेंगे कैसा करेंगे। तो लेकिन अंदर से उनके ध्यान में भी सारी बातें रहती हैं कि ये जो काम हो रहा है दैवी और ईश्वरीय कार्य है। उनका पूरा सहयोग सुबह से शाम तक जब भी है, चाहे भोजन की व्यवस्था हो चाहे अन्य व्यवस्थाएं हों। मेरी बहू भी जो है, बड़ी बहू रहती है, वो भी निरंतर इस बात का ध्यान रखती है, बेटा भी ध्यान रखता है। तो उनको ऐसा लगता है कि इस काम में सहयोग करना चाहिए, अच्छा काम हो रहा है। जैसे कि 80 के ऊपर आप पड़ाव क्रॉस कर गए हैं, इन सब चीज़ों को स्वास्थ्य के लिए अपने क्या क्या ये नहीं, 80 के ऊपर तो नहीं गया हूँ मैं, अभी 70 के ऊपर गया हूँ। 72-73 वर्ष की उम्र है। इस उम्र में ईश्वर की कृपा है। स्वास्थ्य में तो कभी कभी ऊंचा नीचा सा होता रहता है, तकलीफ़ें उम्र के हिसाब से जो होती हैं वो आती हैं, लेकिन वो इतना प्रभाव नहीं डाल पाते हैं कि हमारे किसी भी कार्य में उनके कारण कोई व्यवधान पैदा हो। आज की खबरों में बस इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ।
तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।